नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है ये बिल पास हो चुका है, लेकिन दोस्तों आखिर इस बिल पर क्यों ऐसे इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। उसमें बड़ी सारी चीज़ें, इसको यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे वो कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिस कारण से इस लॉ को, इस अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है, और आखिर क्या ऐसा फैक्ट है। मतलब ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2025 है वो मेरे सामने है। तो आज आइए जानते हैं इसमें एक्चुअल में है क्या, आखिर क्यों इसमें इतनी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। और इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन हाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग फुल वीडियो बनाएंगे। तो इसमें क्या क्या फैक्ट रखा गया, क्या क्या बदलाव किया गया, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो इस चीज़ से काफ़ी एक्साइटेड हैं। और मैं आप लोग को ये बताने के लिए, सिखाने के लिए भी एक्साइटेड हूँ कि आखिर उस अमेंडमेंट बिल में क्या ऐसी खास बात है। शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, ये वीडियो को, इस टॉपिक को इस वीडियो में इसलिए लिया गया ताकि ये खाली एजुकेशन पर्पज़ के लिए लिया गया। इस वीडियो से, इस डिस्कशन से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं है। तो चलिए अपना एजुकेशन जर्नी शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि आप सब लोगों को पता है, जो इस अमेंडमेंट बिल का जो बहस हुआ लोकसभा में, ठीक है, इसमें तकरीबन क्या नाम है 12 घंटे तक बहस चली, रात की काफ़ी देर तक, और फाइनली इसमें संशोधन हो गया है। रात को 2 बजे लोकसभा में पारित कर दिया गया, जैसे इसमें बताया गया है। और इसमें जो रिजुजी थे, उन्होंने 2 अप्रैल को ही लोकसभा में विधेयक में पेश किया और कहा कि 288 पक्ष में थे इस बिल के। 288 जो लोकसभा के मेंबर थे वो पक्ष में थे, और 232 लोग थे जो मत में विपक्ष में थे। वह किसी व्यक्ति द्वारा मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए अस्थायी समर्पण है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पिछले 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। मौजूदा वक्फ अधिनियम 1995 जैसा कि 2013 में संशोधित किया गया था, मतलब संशोधन किया गया था, में लगभग 40 संशोधन प्रस्ताव किए गए थे, जिनका उद्देश्य वक्फ प्रशासन को आधुनिकीकरण करना, मुकदमेबाजी को कम करना और वक्फ संपत्ति को कुशल प्रबंधन और सुरक्षित करना था। इनका जो उद्देश्य था। विपक्ष की तीखी बहस और आलोचना के बाद इसे प्रस्ताव सुधारों की व्यापक जांच के लिए संयुक्त सदस्यीय क्या किया गया, संयुक्त सदस्यीय समिति जेपीसी के पास भेजा गया। जेपीसी ने कुछ बदलाव के साथ विधेयक को कमोबेश स्वीकार किया लिया। बहस के दौरान सरकार उनके सदस्यों ने स्पष्ट किया कि अधिनियम का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्ति का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करना, ताकि सुनिश्चित हो सके कि वक्फ से प्राप्त राजस्व मुसलमानों के कल्याण के समान या कल्याण के रूप में उपयोग किया जा सके। रिजिजू ने कहा कि सरकार ने जेपीसी की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और यह स्पष्ट किया कि उपयोक्ता द्वारा या उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ का प्रावधान प्रकृति में भावी है। गृह मंत्रालय के अमित शाह ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि शाह ने सुनिश्चित किया कि मुसलमानों के धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगी। विपक्ष ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करता है। आरोप लगाया गया कि सरकार लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। कुछ सदस्यों ने जेपीसी के कामकाज पर भी सवाल उठाए। डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने कहा कि वह जेपीसी समिति का हिस्सा थे, जिसकी 25 बार बैठक हुई, लेकिन अभी भी अधिनियम के खंड दर खंड चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने टिप्पणी की कि 300 संगठन और 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन औसतन एक व्यक्ति को बोलने के लिए केवल 10 से 15 मिनट ही मिले। शिवसेना यूवीटी के अरविंद गणपत सावंत ने भी इसका समर्थन किया।
आमतौर पर विपक्ष ने केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने पर आपत्ति जताई। लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि 1995 के अधिनियम में प्रावधान है कि कम से कम 2 महिलाओं को नियुक्त किया जाना चाहिए, जबकि 2025 के अधिनियम में महिलाओं के लिए आरक्षण को केवल 2 तक ही सीमित कर दिया गया। रिजिजू ने शाह के कलेक्टर की भूमिका को भी स्पष्ट किया और कहा कि कलेक्टर जो होता है के पास केवल वक्फ संपत्ति के मालिक की जांच करने का अधिकार होना गलत नहीं है, क्योंकि वह राज्य रिकॉर्ड का प्रभारी है। विपक्ष ने दावा किया कि जो कलेक्टर होगा वो एक सरकारी अधिकारी है और सरकारी अधिकारी निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा, ऐसा आरोप लगाएगा। ओवैसी ने अधिनियम की प्रति को फाड़कर इसे अनुच्छेद 25 का उल्लंघन बताया। ये लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया है। आइए जानते हैं कुछ और इसकी प्रमुख आलोचनाएं की गई थी। 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करने का प्रमाण। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया कि केवल वही व्यक्ति वक्फ घोषित कर सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो। पहला नियम था। जेपीसी ने क्या कहा इस पर? जेपीसी की रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया कि कम से कम 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति के बजाय कोई भी व्यक्ति जो यह दर्शाता है कि प्रदर्शित करता है कि वह कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है, वो शामिल करने के लिए संशोधन किया जा सकता है। दूसरी जो इसमें मतलब पॉइंट को राइज किया गया, उठाया गया, वो ही था उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ। प्रस्तावित विधेयक उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ से संबंधित प्रावधान को छोड़ देता है। इसमें जेपीसी की क्या सिफारिश थी? समिति ने नोट किया कि इस चूक ने विभिन्न हितधारकों को मुस्लिम समुदाय के बीच उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ की मौजूदगी स्थिति के बारे में कुछ आकांक्षाएं पैदा की है। समिति ने प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव दिया कि जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि वक्फ की परिभाषा से उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को हटा दिया जाना भावी रूप से लागू होगा। हालांकि यह शर्त के अधीन होगा कि संपत्ति पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी विवाद में शामिल नहीं होनी चाहिए, सरकारी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया क्या इस पर रही? सरकार ने स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन भावी प्रकृति का है। विधेयक के पारित होने से पहले उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को प्रभावित नहीं करेगा। सरकारी संपत्ति का पर वक्फ का गलत दावा। तीसरा जो सवाल उठाया गया था वो ये था, मसौदा विधेयक में नई धारा C3C प्रस्तावित की गई है, जो कि कहती है कि संशोधन से पहले या बाद में वक्फ के रूप में पहचानी गई घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। विवाद की स्थिति में कोई भी संपत्ति वक्फ की है या सरकारी संपत्ति है, कलेक्टर तय करेगा। मतलब कोई भी अगर प्रॉपर्टी है या पहले इस लॉ को अमेंड करने से पहले या बाद की है, लेकिन अगर वो विवादित है तो वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी। वो पहले कलेक्टर तय करेगा कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, इन्वेस्टिगेशन करेगा, उसके बाद डिसाइड होगा वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या वक्फ बोर्ड की है। तो ये चीज़ की गई। इसमें जेपीसी की इसमें क्या सिफारिश थी? समिति ने सिफारिश किया, स्वीकार किया कर लिया कि हालांकि समिति ने कहा कि समिति को कलेक्टर को यह निर्धारित करने का अधिकार सौंपने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति मिली है कोई भी संपत्ति वक्फ संपत्ति है या सरकारी। जेपीसी ने इसमें सुझाव दिया कि बोर्ड द्वारा सरकारी संपत्ति पर गलत दावों के मामले में जांच करने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसमें जो सुझाव दिए गए थे राज्य सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसलिए इसने कहा कि कलेक्टर शब्द के स्थान पर नामित अधिकारी शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसमें जेपीसी ने कहा था कि जो अभी तक क्या कलेक्टर देखभाल करता था, वैसे जो प्रॉपर्टी होती है कलेक्टर के अधीन आती है। तो कहा गया कि इसमें जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है कलेक्टर ना देखेगा, राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए। राज्य सरकार जिसको अपॉइंट करेगी वो देखेगा, वो निपटारा करेगा, वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। इस बात को भी वहाँ पर रखा गया था। सरकार की प्रतिक्रिया।
सरकार ने कहा कि जेपीसी के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया और प्रस्ताव विधेयक में इस प्रावधान को संशोधित किया गया जिससे उच्च पदस्थ अधिकारी को इस प्रक्रिया का प्रभारी बनाया जा सके। मतलब इस बात को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया कि जो वक्फ बोर्ड का मैटर होगा, जो मामला होगा, वो कोई किसी अपॉइंट किए गए अधिकारी द्वारा ही राज्य सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए किसी अधिकारी के द्वारा जो उच्च पद का होगा, ठीक है, खासतौर पर, ठीक है, उसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और डिसाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या फिर वक्फ बोर्ड की है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया। चौथा है गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना। आइए जानते हैं। विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ बोर्ड ऑफ वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। मतलब ये प्रस्ताव दिया गया है कि जो वक्फ बोर्ड के मेंबर होंगे उसमें गैर मुस्लिम को भी शामिल किया जाएगा मेंबर के तौर पर। जेपीसी ने सिफारिश क्या की इसमें बदलाव करने के लिए कि 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने या अधिक वोट आधारित हो जाएगा और वक्फ संपत्ति प्रबंधन में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा मिलेगा। समिति ने पाया कि गैर मुस्लिम पदेन सदस्यों की उपस्थिति प्रस्तावित संशोधनों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है, इसलिए इसे सिफारिश की पदेन सदस्य को छोड़कर 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। मतलब जो वक्फ बोर्ड की समिति होगी उसमें जो मेंबर होंगे 2 ऐसे गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। तो ये एक चीज़ जिस पर भी विचार किया गया। जो 5वां सवाल जो उठाया गया था, जो टॉपिक पॉइंट उठाया गया था, वो था वक्फ न्यायाधिकरण का गठन। 1995 के अधिनियम के अनुसार औक़ाफ़ की सूची में वक्फ के रूप में निर्दिष्ट संपत्ति वक्फ है या नहीं है, या शिया या सुन्नी वक्फ है या नहीं है, इसका फैसला न्यायाधिकरण द्वारा दिया जाएगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। हालांकि 2024 के संशोधन में प्रस्तावित किया गया कि न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम नहीं है और 2 साल के भीतर अपील की जा सकती है। देखिए, जो पहले का नियम था उसमें ये था कि जो वक्फ बोर्ड, जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, उस न्यायाधिकरण जो होता है उसका जो फैसला होगा वो अंतिम होगा। वो किसी भी अगर विवादित वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट के बीच जो विवाद का कोई भी अगर मुद्दा है, अगर वक्फ बोर्ड अगर जो होती है, जो न्यायाधिकरण होता है, ट्रिब्यूनल्स होता है, अगर वो एक बार डिसीजन दे देगा तो उसके डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो 2024 में अमेंडमेंट लाया गया था उसमें ये बताया गया था कि अगर जो वक्फ बोर्ड है वो अगर कोई फैसला सुनाएगा, उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति चाहे तो 2 साल के अंदर में अगर उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या उसके ऊपर की कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है। ये प्रावधान भी लाया गया है। जेपीसी की इसमें इस टॉपिक पर सिफारिश क्या की गई? जेपीसी ने कहा कि सीधे हाई कोर्ट में अपील का प्रावधान शुरू करने और न्यायाधिकरण की संरचना में बदलाव से लंबित मामलों के निपटान में तेजी आएगी, क्योंकि वक्फ न्यायाधिकरण में 19,207 मामले लंबित हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ रही है। हालांकि समिति ने सुझाव दिया कि न्यायाधिकरण की संरचना में संशोधन की आवश्यकता है, जिसमें मुस्लिम कानून को ज्ञान रखने वाले एक सदस्य को इसमें शामिल किया जा सके। न्यायाधिकरण को 2 सदस्यों के बजाय 3 सदस्य वाला निकाय बनाया जा सकता है। जैसे न्यायाधिकरण में 2 सदस्य हुआ करते थे जो फैसला सुनाते थे। किसी भी गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच का जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता था उसको 2 लोग मिलकर समझाते थे, जिसमें यह बताया गया कि इसमें कम से कम 3 होना चाहिए। तो इसमें, और जिसमें से एक कोई मेंबर जो न्यायाधिकरण होता है उसका एक कोई मेंबर गैर मुस्लिम भी होना चाहिए। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, अभी हम कोई ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं कि सही होगा, कैसा भी होगा, लेकिन अब ये लागू होगा, इन्फोर्समेंट इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद में हो सकता है फ्यूचर में इसमें और भी अमेंडमेंट आए जाए। देखिए, सभी विवाद निपटान में समय सीमा को हटाने का प्रस्ताव भी दिया गया, क्योंकि यह ध्यान में आता है कि मौजूदा प्रावधान में पहले से ही कहा गया कि कार्रवाई यथासंभव शीघ्रता से की जानी चाहिए। सरकार की प्रतिक्रिया में सरकार ने कहा कि इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया और न्यायाधिकरण में 2 सदस्यों के बजाय 3 सदस्य होंगे ताकि कुशलतापूर्वक काम किया जा सके। तो अब से जो न्यायाधिकरण होगा, जो वक्फ ट्रिब्यूनल्स होगा, उसके जो सदस्य होंगे वो कम से कम 3 होंगे।
तो काफ़ी अच्छी चीज़ रही है ये, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो बदलाव की गई थे उस मोटे मोटी चीज़ पर हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया। और जो चीज़ पक्ष और विपक्ष द्वारा चीज़ों को उठाई गई थी उसमें जेपीसी का क्या प्रतिक्रिया रहा, क्या सिफारिश किया गवर्नमेंट से, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया, क्या बदलाव हुए हैं। बाकी जो वक्फ लॉ है वो बहुत बड़ा है, तो उसके लिए तो घंटों लग जाएंगे, तो उस पर भी किसी दिन डिस्कस करते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया है, एक बार ज़रूर बताइएगा। मिलता है नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।